ऐसा है कि अब हम एग्जांपल 3.4 करने लगे हैं। इसके अंदर जो है आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि 2 लॉन्ग ग्राउंडेड मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है? एट एक जो है y इज़ इक्वल टू 0 पोज़ीशन पे है और एक y इज़ इक्वल टू a पोज़ीशन पे है। ये आपके पास ये 2 मेटल प्लेट्स जो जहाँ पे इन्होंने v इज़ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, एक जो है मेटल प्लेट उसकी पोज़ीशन जो है वो y इज़ इक्वल टू 0 है और एक जो मेटल प्लेट है उसकी पोज़ीशन y इज़ इक्वल टू a है। और दूसरी आपको ये चीज़ बताई गई है कि 2 और मेटल स्ट्रिप्स हैं, एक प्लस p पोज़ीशन पे और एक माइनस p पोज़ीशन पे, x इज़ इक्वल टू प्लस p और x इज़ इक्वल टू माइनस p पोज़ीशन के ऊपर, और इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है और वो v नॉट है। और आपके पास इन्होंने एक और चीज़ बताई हुई है कि ये जो 4 प्लेट्स हैं जहाँ पे ये आप आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं, वहाँ पे एक स्मॉल सी इंसुलेशन है, क्योंकि आपको पता है कि मेटल जो होती है उसकी सरफेस इक्विपोटेंशियल होती है। अगर आप 2 मेटल को एक दूसरे के साथ जॉइन करते हैं तो थोड़ी देर बाद उन दोनों सरफेस का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो अगर आपके पास बारीक सी इंसुलेशन बीच में आपने डाली हुई है, थिन सी इंसुलेशन, तो इसका मतलब ये है कि वो पोटेंशियल सेम नहीं होंगे, मतलब आपस में जो है वो सेम नहीं होंगे रहेंगे, मतलब थोड़ी देर बाद आपस में वो एक पोटेंशियल पे नहीं आ जाएंगे। जो एक प्लेट का पोटेंशियल था वो वही रहेगा और जो दूसरी प्लेट का पोटेंशियल है वो भी वही रहेगा। हमने उसके इनसाइड जो है ये जो रेक्टेंगुलर पाइप सा बन गया, इसके इनसाइड हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये कि आपके पास जो है इस प्रॉब्लम में अगेन हमने लैप्लास इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है। तो लैप्लास इक्वेशन में जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि डेल स्क्वायर बी आपके पास लैप्लास इक्वेशन है, और इसमें हमारे पास एक्स वाई जी, नॉर्मली जब आप 3 डायमेंशन में लिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो आपके पास 3 टर्म्स आती हैं, पार्शियल स्क्वायर ऑफ बी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बी ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ पे भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ जेड है। इंडिपेंडेंट ऑफ जेड का मतलब ये होता है कि आप जेड को कितना भी चेंज कर दें, आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब का जो पोटेंशियल आ रहा है, जैसे हमारे पास ये जो 4 मेटल प्लेट हैं ये इनफाइनाइट लेंथ तक अलोंग द जेड एक्सिस एक्सटेंड हुई हुई है। तो मतलब अगर आप अलोंग द जेड एक्सिस कहीं भी चले जाएं, आपको इन प्लेट्स का पोटेंशियल वही मिलेगा जो इधर स्टार्ट में मिल रहा है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू जेड कोई चेंज नहीं आ रहा पोटेंशियल के अंदर प्लेट्स की, तो इट्स मीन कि आपके पास जेड के ऊपर उसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है, जेड के रिस्पेक्ट से कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए हम ये कह देंगे कि z के अलोंग पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली z के रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। तो अगेन x एंड y के ऊपर डिपेंडेंस है, और वो हमें नजर आ रही है x एंड y के ऊपर डिपेंडेंस है। जैसे आपको पता है कि x इज इक्वल टू 0 पे एक पोटेंशियल है, फिर उसके बाद सॉरी y इज इक्वल टू 0 पे एक पोटेंशियल है, फिर y इज इक्वल टू a पे वो पोटेंशियल है, तो मतलब पीरियोडिसिटी आ रही है। तो जब हम बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे तो v इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 पे, v इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू a पे। फिर उसके बाद 2 और आपको बताया गया है कि x इज इक्वल टू बी के ऊपर वी नॉट है पोटेंशियल, और x इज इक्वल टू माइनस बी के ऊपर भी वी नॉट है पोटेंशियल। तो यहाँ से आपके पास 4 बाउंड्री कंडीशंस आ गई। तो अब हमारे पास क्या है कि अब हमने अगेन, जैसे हमने सबसे पहला, वैसे ये टेक्निक कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, बहुत इजी होती है। सबसे पहले हमने लैप्लास इक्वेशन लिखनी होती है, हमें बाउंड्री कंडीशंस का पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आप क्या करते हैं कि आप जो है वो जो आपके पास पोटेंशियल है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम इस वाले एग्जांपल में आपको मैंने बताया था कि हमने पोटेंशियल हमने कहा था कि 2 वेरिएबल हैं जो जिन पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने पोटेंशियल्स को किस तरह लिख लिया था, इस तरीके से लिख दिया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ वाई। इसमें भी हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस वाले में जब अप्लाई करेंगे, इसमें भी पोटेंशियल जो है वो एक्स एंड वाई का ही सिर्फ फंक्शन है। तो फिर आपके पास पोटेंशियल सिर्फ एक्स एंड वाई का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम पोटेंशियल को जब लिखेंगे तो हम लोग इसी तरह लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा था। अब यहाँ पे इन्होंने ना ये वाले स्टेप्स मिस किए हुए हैं, तो यहाँ से मैं बस आपको रिवाइज करवा देती, क्योंकि ये सारी चीजें पहले भी कर चुके थे, इसलिए उसको दोबारा उन्होंने नहीं किया। इसी तरह पोटेंशियल लिया हमने एक्स और वाई के प्रोडक्ट की फॉर्म में, फिर उसके बाद हमने इस v की वैल्यू को इस लैप्लास इक्वेशन के अंदर पुट किया था। फिर उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया था उसको 1/xy से, आप वो स्टेप्स देख लेना, आसान से स्टेप्स हैं। फिर उसके 1/xy के इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया था। फिर उसके बाद हमने 1/x कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई से डिवाइड किया था, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई थी।
एक पूरा स्मॉल फंक्शन ऑफ एक्स आ गया था और एक फंक्शन ऑफ वाई आ गया था। फिर हमने कह दिया कि ये पूरी टर्म फंक्शन है एक्स का, ये पूरी टर्म है फंक्शन है वाई का, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया था, इन्होंने कहा कि ये दोनों जो है उनको कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, इस तरह के कांस्टेंट के उनका सम जो है वो इक्वल टू 0 आए। तो एक पहली टर्म को भी हमने कांस्टेंट C1 के बराबर ले लिया, दूसरी टर्म को कांस्टेंट C2 के बराबर ले लिया, इस तरह के दोनों कांस्टेंट का सम जो है वो 0 आए। फिर यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो है आपके पास ये दोनों का सम अगर 0 है तो ऑब्वियसली इसमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। हम किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे वो मैंने आपको बताया था कि आप उस वाली जो है टर्म को नेगेटिव लेते हैं जिसके अलॉन्ग पीरियोडिसिटी हो। जैसे इस केस में भी हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग पोटेंशियल रिपीट हो रहा था, मतलब जो y इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल था वही y इक्वल टू a के ऊपर था। तो इसलिए हमने y वाली जो टर्म थी उसको हमने जो है वो नेगेटिव कांस्टेंट लिया था और जो x वाली टर्म थी उसको हमने पॉजिटिव ही लिया था। तो ये वाली फिर हमने C1 डिफाइन किया, हमने कहा C1 जो है ना वो आपके पास k स्क्वायर के बराबर है और C2 माइनस k स्क्वायर के बराबर है। तो C1 की जगह k स्क्वायर पुट कर दिया और C2 की जगह हमने माइनस के स्क्वायर पुट कर दिया। तो यहाँ से आपके पास आ गई डी स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर के स्क्वायर एक्स के बराबर आ गई और यहाँ से हमारे पास माइनस के स्क्वायर वाई के बराबर आ गई। तो ये दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई। ये जो दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशंस इस तरह की फॉर्म में होते हैं। ये आपके पास अच्छा पहले ये पार्शियल थी फिर हमने इन्हें कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दिया था क्योंकि अब ये सिर्फ एक ही फंक्शन के एक ही वेरिएबल का फंक्शन है तो फिर हमें पार्शियल रखने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दिया था। तो अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है, आपको पता है किस तरह की सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उनके सोल्यूशन किस तरह के होते हैं, ये आपने बेसिक मैथ के कोर्स में किया हुआ है। ये आपके पास ये वाली जो है इसके सोल्यूशन इस फॉर्म में आ जाएगा और ये वाली जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन इसकी फॉर्म में आ जाएगा। और फिर आपने क्योंकि पोटेंशियल को आपने लिया था x मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स भी आ गया हमारे पास और y भी आ गया। तो ये जो हमारे पास x और y आया है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ तक यही चीज़ है इस एग्जाम्पल में जो कि इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी है क्योंकि ये सारे स्टेप्स वो पहले कर चुके थे इसलिए उसको दोबारा नहीं किया। एक मिनट, अब हमने जब ये पोटेंशियल लिख लिया उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना। बाउंड्री कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं तो उस वक्त हमने ये सबसे पहले हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन देखी। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये थी कि आपके पास जो है वो एक तो हाँ एक और चीज़ जो इन्होंने इंक्लूड की नहीं की इधर बाउंड्री कंडीशन में, सॉरी मैंने शायद बताया नहीं है, इन्होंने इंक्लूड ही नहीं की हुई कि आपके पास जो है जैसे हमने इस वाली में देखा था, इस वाली केस में हमारी इस वाली एग्जांपल में जब आप क्योंकि जो आपके पास ये स्ट्रिप थी मेटल स्ट्रिप ये इस पोजीशन पे थी, मतलब x इज इक्वल टू 0 की पोजीशन पे थी। तो आपने ये कहा था कि अगर आप x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें मतलब x से काफ़ी ज़्यादा दूर जाना शुरू कर दें ये आप की मैसेज अभी मैं देख रही हूँ, ये आवाज़ का जो मसला है किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही क्या? ठीक है, आप अपनी सेटिंग वगैरह करें जिनको आवाज़ नहीं आ रही है। मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, आई विल ट्राई कि मैं आपको ये सेंड कर दूँ। ओके अभी आपका आई थिंक बार बार आप लोगों का डिस्कनेक्ट हो रहा है नेट, तो तभी आप लोग बार बार जो है वो एडमिट का करें। ओके अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इसमें हमने ये देखा था कि जब x अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी तो क्योंकि वो इस वाली जगह से दूर जा रहे हैं हम, तो पोटेंशियल तो इसी साइड पे है नॉन जीरो, बाकी इन दोनों प्लेट पे तो जीरो है पोटेंशियल। तो अगर आप यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे तो x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जैसे ये वाली कंडीशन थी। तो बेसिकली यहाँ पे भी अगर आप देखें
तो आपके पास जो इस वाले केस में 3.4 एग्जांपल में भी आपके पास पोटेंशियल जो है वो x इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू माइनस बी पे नॉन जीरो है। और ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे भी अगर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे जाएं, मतलब बहुत दूर x से चले जाएंगे, तो पोटेंशियल इसके अलोंग भी जीरो हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बाउंड्री कंडीशन लिखी नहीं है, लेकिन आपके पास जो है वो उस तरह से हम अप्लाई नहीं कर, उस तरह से हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास जो एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेट एक्सटेंड नहीं हो रही हैं। हमारी जो प्लेट्स हैं वो वाई जेड एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड हो रही हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड नहीं हो रही हैं। इसलिए हम ये वाली चीज़ तो नहीं कह सकते कि एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है, क्योंकि प्लेट एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड ही नहीं कर रही। उस वाले केस में एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेट्स एक्सटेंड कर रही थी। तो इसलिए हमारे पास जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के ऊपर जो है वो पोटेंशियल जो है, जैसे उस केस में पिछले वाले एग्जांपल में हमने कहा था कि x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है e रेज़ टू पावर के एक्स, ये हमारे पास इन्फिनिट हो जाएगी, क्योंकि x की जगह जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e रेज़ टू पावर के एक्स जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब हमने कहा कि ये टर्म क्योंकि इन्फिनिटी हो रही है, जबकि हमारी बाउंड्री कंडीशन ये है कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये टर्म जो है वो तो पोटेंशियल को अनडिफाइन कर देगी, इन्फिनिटी तक ले जाएगी, वो जीरो तो नहीं करेगी। तो इसलिए हमने इस वाले टर्म का जो कांस्टेंट था उसको हमने जीरो कर दिया था। तो इसलिए, लेकिन हम यहाँ पे जीरो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो प्लेट्स हैं वो खुद इटसेल्फ एक्स तक एक्सटेंड नहीं है। हमारी प्लेट सिर्फ एक्स इज इक्वल टू प्लस बी माइनस बी तक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। हाँ, जेड एक्सिस के लॉन्ग ये एक्सटेंड है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज होगी, इसलिए हम ए को जीरो नहीं कर सकते जिस तरह के हमने पिछले केस में किया था। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक और चीज है जो पिछले वाले केस में नहीं थी, यहाँ पे सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन है ना, इस लाइन के इस साइड पे जितने b डिस्टेंस पे आपके पास प्लेट है उतने ही इस b डिस्टेंस पे यहाँ पे भी एक प्लेट है। तो इसे हम सिमेट्री कहेंगे कि x एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री है। प्लस b के ऊपर भी वही पोटेंशियल है जो माइनस b के ऊपर पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल माइनस एक्स वाई पे भी वही पोटेंशियल है जो एक्स वाई के ऊपर पोटेंशियल है। उस सिमेट्री से ये है कि आपके पास ये सिमेट्री ये बताती है कि ये दोनों जो कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव एक्स और माइनस एक्स दोनों के ऊपर क्योंकि पोटेंशियल सेम आ रहा है, इसलिए ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों को सेम होना चाहिए, और ये दोनों उसी वक्त सेम हो सकती हैं, मतलब सॉरी, इनके जो कांस्टेंट है उनको सेम होना चाहिए ड्यू टू सिमेट्री। तो ए को बी के बराबर होना चाहिए। तो अब आपको पता है कि अगर आपका ए और बी आपके पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, आप ये दोनों बराबर हैं, आप बी की जगह ए पुट कर दें, ठीक है, और ए को बाहर निकाल लें। जब आप ए को बाहर निकालेंगे, ए को आप इस वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप ए को इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो या ए डी के साथ मल्टीप्लाई हो तो ऑब्वियसली ए भी कांस्टेंट है, जब इन दोनों कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कांस्टेंट ही देगा। तो हमने ये जो ए कांस्टेंट है क्योंकि बी को हमने क्या कर दिया, ए से रिप्लेस कर दिया, और ए को हमने कर लिया कॉमन। तो इस कांस्टेंट को फिर हमने इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मकसद ये था कि हमारा जो ये कॉमन आ रहा है कांस्टेंट, ये मर्ज हो जाए इसके साथ, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या हो गया, उस कांस्टेंट को हमने यहाँ मर्ज कर दिया। पीछे पास हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ई रेज़ टू पावर के एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस के एक्स, ठीक है, ये रह जाएगा। अच्छा, एक और चीज, सॉरी, अब हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि इस वाली टर्म में से आपने ये a जो है ये तो था ही, और इधर भी b की जगह आपने a पुट कर दिया। a जो है वो हमारा यहाँ से कॉमन आ गया, और a कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट को हमने इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मर्ज कर दिया, मतलब जो a कांस्टेंट था वो c और d में से के मर्ज हो गया, ठीक है। पीछे जो हमारी ब्रैकेट है उसके अंदर रह गया ई रेज़ टू पावर के एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस के एक्स। अब ये आइडेंटिटी आपको पता है कि कॉज हाइपरबोला ऑफ के एक्स बराबर होता है ई रेज़ टू पावर के एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय 2 के। तो वो 2 इधर चला गया तो आपके पास ई रेज़ टू पावर के एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस के एक्स बराबर आ गया 2 कॉज हाइपरबोला ऑफ के एक्स। ये आइडेंटिटी है। तो बस इस टर्म की जगह हमने क्या पुट कर दिया, कॉज 2 टाइम्स कॉज हाइपरबोला ऑफ के एक्स। अब वो जो 2 था ना वो भी इन्होंने अंदर जाके इस कॉन्स्टेंट्स में मर्ज कर दिया। वैसे टेक्निकली तो इसके ऊपर थोड़ा सा अगर वो आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऊपर भी वो सी और डी थे और 2a के मर्ज होने के बाद भी सी और डी है, तो आप बेशक इसके ऊपर प्राइम लगा दें,
उनका कहने का मकसद ये है कि वो पहले भी 2 कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी, जो हमने फाइंड करनी है। अब 2 एक के मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो कोई कांस्टेंट ही रहेगा जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब वो अगला क्या है, पर अब हम बाउंड्री कंडीशंस बाकी अप्लाई करते हैं। पहली और दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये है, पहली बाउंड्री कंडीशन आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 0 है। अब इस इक्वेशन में आप y को 0 पुट करें। देखिए अगर आप y को 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, लेकिन ये वाली टर्म 0 नहीं होगी क्योंकि cos 0 0 नहीं होता, जबकि हमें पोटेंशियल 0 चाहिए। तो पोटेंशियल 0 करने के लिए ये दोनों टर्म का 0 होना जरूरी है। इसका मतलब है अब ये टर्म प्रॉब्लमेटिक है। जो टर्म हमारी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती उस टर्म का कांस्टेंट हम 0 कर देते हैं। यहाँ पे ये वाली टर्म हमारी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, हमने डी को 0 कर दिया। ठीक है, और अब हमारे पास जो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू a के ऊपर पोटेंशियल जो है वो 0 है। तो अब आपको जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि क्योंकि ये भी 0 हो गया, पीछे क्या बच गई, ये कॉस हाइपरबोला वाली टर्म और ये साइन सी साइन के y, सिर्फ ये 2 टर्म्स ही तो बच गई हैं। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या हुआ कि अब हमने जब y की जगह हमने a पुट किया तो हमने कहा कि इसको 0 होना चाहिए। अब ये वाली टर्म 0 होगी तो ये पोटेंशियल 0 होगा ऑब्वियसली। अब ये टर्म कब 0 होगी, आपको फिर ये आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि हम कहते हैं कि जी साइन किस एंगल के लिए 0 होगा, तो हम वहां से थीटा की वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जिसके ऊपर वो 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो थीटा है ना वो ये के वाई है, और y की जगह हमने क्या पुट किया, a। ठीक है, तो एक्चुअली हमारा थीटा क्या है, के ए। तो जब हमारा के ए किसके बराबर होगा, एन पाई के। ठीक है, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया था, हमने देखा था कि जब हमारी इस के ए की वैल्यू एन पाई क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पाई या पाई का मल्टीपल अगर कोई एंगल हो तो साइन की वैल्यू उस पर 0 होती है। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई 0 होता है। तो अब हम सिर्फ एक तो एंगल ले नहीं सकते थे क्योंकि वो तो बहुत सारे एंगल है जिसके ऊपर साइन 0 होता है, तो फिर हमने सारे इंक्लूड कर लिए, एन पाई कर दिया। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू ए को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया, तो के की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई बाय ए। जी ठीक है, ये ऐसे आई है। फिर हमने क्या किया, के जहाँ जहाँ आ रहा था, यहाँ के आ रहा था वहां पे भी एन पाई बाय ए पुट कर दिया, यहाँ के आ रहा था वहां पे भी एन पाई बाय ए पुट कर दिया। तो हमारा और फिर ये वाला पोटेंशियल बन गया हमारा। ठीक है, सी अभी रहता है, सी हमने फाइंड करना है। और अब हमारे पास क्या है, अच्छा बी एक्स वाई इज इवन इन एक्स। इवन इन एक्स का मतलब यही है कि एक्स की वैल्यू आपने प्लस ली या माइनस ली, दोनों साइड पे आपने एक दफा एक्स की वैल्यू प्लस बी लें या एक्स की वैल्यू माइनस बी लें, दोनों केसेस में आपका पोटेंशियल सेम था, बी नॉट था। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल इज इवन इन एक्स, मतलब ये जो आपके पास फाइनल पोटेंशियल फॉर्म आई है ना, इसको भी इवन इन एक्स होना चाहिए। मतलब आप एक्स को प्लस वाई पुट करें या माइनस वाई, सॉरी एक्स को प्लस पुट करें या माइनस पुट करें, एक्स को आप प्लस पुट करें या माइनस पुट करें, आपके पास जो है वो, एक मिनट क्या हो गया, ओके एक्स को प्लस पुट करें या माइनस पुट करें, आपके पास पोटेंशियल को इवन रहना चाहिए। तो वो तो आपको नजर आ रहा है कि ऑब्वियसली ये तो y वाला फंक्शन है, इधर तो हमें x की वैल्यू चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको पता है cos तो वैसे भी इवन फंक्शन होता है, आप x को प्लस पुट करें माइनस पुट करें आंसर आपके पास प्लस ही आएगा। तो और दूसरी ये कि n की वैल्यूज 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर समेशन लगा दिया कि तमाम लीनियर कम्बिनेशन जो हैं उनका जितने भी जो है वो पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सब के लीनियर कम्बिनेशन पे हमारे पास ये पोटेंशियल आ जाएगा। ओके, अब अगला हमारे पास ये है कि अब हमने सी एन फाइंड करना है। सी एन फाइंड करने के लिए
एक मिनट, आपके ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैंने आपकी मीटिंग आईडी ग्रुप में शेयर तो की हुई है, तो आप लोग क्यों बार बार पूछ रहे हैं? अजान के बाद बात करेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या है? अब हमने सी फाइंड करना है। तो सी फाइंड करने के लिए हम लोग थर्ड बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे कि x इज इक्वल टू बी के ऊपर पोटेंशियल क्या है, बी नॉट। तो x को हमने पुट किया b इस पोटेंशियल की वैल्यू में, और हमारे पास यहाँ पे भी हमने x को b पुट किया, और हमने कहा कि पोटेंशियल जो है ना वो हमारे पास बी नॉट है। तो अगेन आपने जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने फोरियर ट्रिक लगाई थी। फोरियर ट्रिक क्या थी कि अब हमें जब ये पोटेंशियल वी नॉट फाइंड कर सॉरी सी एन फाइंड करना है हमने जब, तो हम क्या करते हैं कि हम दोनों साइड पे ये जो साइन फंक्शन है ना, इस तरह का बिल्कुल सिमिलर इस तरह का फंक्शन मल्टीप्लाई करके और 0 से a तक इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जो ये फंक्शन है ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, बस आपने जो यहाँ पे n है ना, तो जो फंक्शन आपने मल्टीप्लाई करना है उसमें n प्राइम होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ।
कि यहाँ पे हमने ये काम किया था, हमारे पास ये था पोटेंशियल आया था जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन पुट करके। तो इसमें हमने क्या किया था, दोनों साइड पे साइन एन प्राइम पाई वाई ओवर, मतलब सेम यही फंक्शन था, बस एन की जगह एन प्राइम, इधर भी ये वाली चीज मल्टीप्लाई कर दी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दी, और 0 से a तक हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी। इसे हम कहते हैं फोरियर ट्रिक। और इससे करने का मकसद ये होता है एक्चुअली कि हम ये वाला जो साइन है ना, ये यहाँ से खत्म करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि हमें सी एन चाहिए। तो ये साइन ऐसे नहीं खत्म होता, इसको हम फोरियर ट्रिक से खत्म करते हैं, और उसमें हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो पूरी टर्म है ना एक्चुअली, ये हमारे पास इसके दो पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं। जब एन और एन प्राइम बराबर हो तो ये हमें a/2 देता है, और जब एन और एन प्राइम बराबर ना हो तो ये हमें 0 देता है। ये बेसिकली ये मैथ का कोर्स में होता है, कैलकुलस वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ होती है। तो वो रिजल्ट इन्होंने यूज़ किया है कि तमाम एन की वैल्यू के लिए ये इंटीग्रल 0 होगा, सिर्फ तब ये नॉन ज़ीरो होगा जब ये दोनों एन और एन प्राइम बराबर होंगे, उसका वक्त इसका आंसर a/2 होगा। तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या हो जाएगा, a/2, और समीशन भी हट जाएगा, क्योंकि समीशन तो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन के लिए था, तो एन की तो सिर्फ ए की वैल्यू है जिसके ऊपर ये इंटीग्रल सर्वाइव कर रहा है, बाकी सब पे 0 हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास समीशन हट जाएगा। यहाँ पे सिंपल सी एन रह जाएगा, इस इंटीग्रल की जगह a/2 आ जाएगा, और ये वाली टर्म ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इसको हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस कि हमें ये वाली फॉर्म पता हो पोटेंशियल की। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी एन हमारा आ गया, और इस वाली टर्म की जगह क्या आ गया, a/2, और ये टर्म साथ में राइट हैंड साइड वाली ऐसे ही रह गई। ठीक है, ये तो ऐसे ही रह गई, ये वाली चीज पूरी जो है वो a/2 के बराबर आ गई, और यहाँ साथ सी एन आ गया। सी एन को हमने यहीं रहने दिया, यहाँ से जो a/2 आया हमारे पास, उसको हमने क्या किया, दूसरी साइड पे ले गए, 2 को उधर चले गए, ए को नीचे ले आए, तो ये फॉर्म आ गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वैसे तो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन हो जाता है, लेकिन अगर हमें v नॉट y की फॉर्म पता हो तो फिर हम आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने बताया था कि अगर v नॉट y की फॉर्म आपको पता है, मतलब यहाँ पे जैसे हमें पता है, यहाँ पे तो खैर जो वाली एग्जांपल थी इसमें तो हमें नहीं पता थी, लेकिन इन्होंने फिर आगे एक एग्जांपल ली थी, तो जिसमें हमें ये कहा गया था कि लेट्स सपोज कर लें कि ये वाला जो पोटेंशियल है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू v नॉट है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू v नॉट है तो वो तो कांस्टेंट है, तो उसको हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं, पीछे इंटीग्रल में ये वाली टर्म रह जाएगी, और ये वाली जो टर्म है इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो इसके बराबर होती है। ये भी अगर आप करना चाहें तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आगे मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, ये इटसेल्फ ये n के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसके भी दो पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं। अगर n इवन हो तो आपको पता है कि n इवन का मतलब क्या है, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, सो ऑन। तो अगर तो n इवन है तो इसकी वैल्यू +1 आएगी। ठीक है, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई की वैल्यू +1 होती है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए आपके पास आंसर आएगा 0। लेकिन अगर ये ऑड होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ऑड के लिए n की वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली ऑड, सॉरी ऑड में क्या होगा, cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई एंड सो ऑन। तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 1 + 1 आपके पास, मतलब अगर